जी स्टूडेंट, कोवलेंट सॉलिड स्टार्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में सेकंड टाइप है। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था। तो कोवलेंट सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स हैं जिसके अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स तब बनता है जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, इन दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये क्या करेंगे? ये अपनी शेल्स को या वैलेंस शेल्स को शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हो जाएगा। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो करी, ये वही डॉट और क्रॉस हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक टाइम के लिए इस एटम के पास होगा और फिर यही इलेक्ट्रॉन पेयर रिवॉल्व होता हुआ दूसरे एटम के साथ भी इक्वली शेयर होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान प्रेजेंट हो और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाएं, तो इस तरह के सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स का एक और नाम भी है, इन्हें हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम इन्हें एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। इसको प्रॉपर्ली हम डिफाइन करते हैं। Those crystalline solids which consist of atoms of same or different elements held or joined together through covalent bond is called covalent solids। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसके अंदर एटम्स या तो सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, आपस में कंबाइन हो रहे हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? कोवलेंट सॉलिड्स। सेम एटम्स अगर होंगे तो हमारे पास एग्जांपल इसकी आएगी। सेम एटम्स में एग्जांपल है डायमंड, कि डायमंड इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन, यानी कार्बन कार्बन एटम्स ही आपस में कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? इट्स अ कोवलेंट सॉलिड। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की बात हुई, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी एल्यूमिनियम, नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए आपके पास सिलिकॉन और कार्बन, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम, नाइट्राइड। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये दो एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। फर्दर इन एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हम कोवलेंट सॉलिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज जॉइंट स्ट्रक्चर and other is layered structure। स्टूडेंट्स, अगर एक सॉलिड में एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हों और वो किस तरह से ज्वाइन कर रहे हों कि एक नेटवर्क क्रिएट कर दें, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जॉइंट स्ट्रक्चर या जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है डायमंड की, सिलिकॉन कार्बाइड की, अब
यहाँ पर देखें, मैं आपको डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एटम्स किस तरह से अरेंज हैं एक नेटवर्क की फॉर्म में और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसी तरह से हम सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे लेकिन इस तरह से अरेंज होंगे कि लेयर्स बन जाए, ठीक है, यानी एक लेयर हो उसके बाद दूसरी लेयर हो। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज ग्रेफाइट एंड कैडमियम आयोडाइड। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें कि ग्रेफाइट की ये जो लेयर्स हैं ये किसकी बनी हुई है? ये कार्बन लेयर्स हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर है लेकिन किस तरह से मौजूद है? नेटवर्क की फॉर्म में नहीं, अभी किस तरह से है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आप क्लियर इसके अंदर लेयर्स देख सकते हैं। तो जब इस तरह से एटम्स अरेंज्ड हों तो हम कोवलेंट सॉलिड्स की कौन सी टाइप कहेंगे? दैट इज द लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ हमने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अभी एक्सप्लेन किया। फर्दर स्टूडेंट्स, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो इस तरह से कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आइए कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स में स्टूडेंट्स हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज द 3 डायमेंशनल ओपन स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में एटम्स जो हैं 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करते हैं। किस तरह से? ये अगर एक कार्बन है, ये फर्दर 4 कार्बन्स के साथ 3 डायमेंशंस में अटैच होगा इस तरह से और एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना लेगा। कोवलेंट सॉलिड्स में एटम्स अपनी स्पेसिफिक वैलेंसीज की वजह से डेफिनेट डायरेक्शंस में अटैच होते हैं। इन डेफिनेट डायरेक्शंस की वजह से क्या होता है कि एटम्स आपस में लूजली अटैच्ड होते हैं। हमने आयनिक सॉलिड्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वहां पर एटम्स जो है बहुत ही ज्यादा क्लोजली अटैच्ड थे। ये आयनिक सॉलिड्स की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कोवलेंट सॉलिड्स में देखें, क्योंकि एटम की उनकी डेफिनेट वैलेंसीज हैं तो वो उसी तरह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अटैच होते हैं। तो यहाँ पर अटैचमेंट जो है वो लूज है एज कंपैरिजन टू आयनिक सॉलिड्स और ये एक नेटवर्क की फॉर्म में एक्सटेंड करेंगे। आपके पास दोबारा से रिवाइज करने के लिए डायमंड का स्ट्रक्चर दोबारा शो करते हैं। इसके अंदर आप देखें कि कार्बन कार्बन एटम जो है ये एक नेटवर्क की फॉर्म में एक्सटेंड कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर की बात हुई कि कोवलेंट सॉलिड्स का ओपन स्ट्रक्चर है। इट्स मीन कि ये देखें, ये जो टर्मिनल कार्बन होगा ये फर्दर अवेलेबल है कि ये 4 और कार्बन 3 मजीद कार्बन के साथ अटैचमेंट शो करे 3 डायमेंशन में। इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूं कि अगर ये डायमंड है तो इसकी सरफेस पे कार्बन हमेशा अवेलेबल होंगे फॉर फर्दर अटैचमेंट ताकि मजीद एक मैक्रोमोलेक्यूल बन सके। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इन्हें ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि ये इनके जो एटम्स हैं वो डेफिनेट डायरेक्शंस में कंबाइन हुए होते हैं या आप कह लें कि डेफिनेट डायरेक्शंस में वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं और इनके दरमियान जो पैकिंग होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। तो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, ठीक है। इसी तरह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से दे आर ऑल्सो नॉट वॉलेटाइल, कि वॉलेटिलिटी भी इनकी क्या होगी? वेरी लो होगी, दैट इज ऑल्सो लो। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज कंडक्शन। यानी कोवलेंट सॉलिड्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, या आप कह लें कि लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं होते ज्यादातर कोवलेंट सॉलिड्स में। ठीक है, नेटवर्क फॉर्मेशन की वजह से भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं दैट इज ऑफ कार्बन। यहाँ पर ग्रेफाइट के अंदर कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या मतलब है कि एक कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, और जो चौथा ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, ग्रेफाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन करेगा जहां पर लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। डायरेक्शन चेंज कर देने से ये भी बैड कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड्स दे आर नॉट soluble in polar solvents like water, not soluble in polar solvents जैसे कि वाटर है, बट दे आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास बेंजीन, C6H6 में फॉर्मूला लिख रही हूं, दैट इज बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसे कोवलेंट सॉलिड्स जो नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं या जो हम कहते हैं कि जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में ही कंबाइन होकर नेटवर्क फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं होते। आपके पास जैसे कि एग्जांपल है कि डायमंड है, वो सॉल्युबल नहीं होगा किसी भी सॉल्वेंट में। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी लो होती है। तो कोवलेंट सॉलिड्स, इस तरह की कोवलेंट सॉलिड्स की क्या होगी? लो केमिकल रिएक्टिविटी। प्रॉपर्टीज के बाद स्टूडेंट्स हम फर्दर कोवलेंट सॉलिड्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल डायमंड लेते हैं और उसका डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, हमने कहा कि डायमंड कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन को देखते हैं, कार्बन किस तरह से डायमंड के अंदर अरेंज होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, दैट इज 1s2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 2s2 2p2। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब इस कार्बन एटम ने रिएक्ट करना होता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट है। यहां पर अब हम वैलेंस शेल की बात करेंगे, दैट इज द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास 2s और ये 2p x 2p y 2p z। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। पहले ये 2s2 होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी कि 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। एक s है और p कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में कंबाइन होकर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाएंगे,
अभी यहाँ पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। ये चारों मिक्स होंगे और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अब चारों की चारों मिक्सिंग के बाद क्या हो गए हैं, इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स बन गए हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और इनके दरमियान जो एंगल आता है दैट इज 109.5 डिग्री का एंगल होगा। ये एक कार्बन एटम है जिसके 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बने हैं और ये 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच होते जाएंगे और ये भी फर्दर कार्बन जो अटैच हुए हैं ये अपने साथ मजीद 3 कार्बन्स को अटैच करेंगे और इस तरह से एक नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाएगी। दोबारा से आप डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें कि ये किस तरह से नेटवर्किंग हुई हुई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करें कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड डिस्टेंस दैट इज 154 पिकोमीटर। एंगल हमने बताया था दैट इज 109.5 डिग्री। एंगल आपको शो क्या करवा रहा है, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये कॉम्पैक्ट पैकिंग एक डेफिनेट पैटर्न में पूरा कार्बन नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड करेगा 3 डायमेंशनली। तो ये स्ट्रक्चर जो है डायमंड को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि इतनी आप कह लें कि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, डेफिनेट एटम्स की अरेंजमेंट है। इससे क्या होता है कि डायमंड जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि डायमंड जो है वो डिफरेंट कटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मजीद हम इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से देखेंगे, कार्बन कार्बन नेटवर्क, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इस डायमंड के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इस मैक्रो मॉलिक्यूल को अगर हम मजीद ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें फेस क्यूबिक सेंटर इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नजर आता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स 18 कार्बन्स पर यूनिट सेल होते हैं। एक यूनिट सेल में 18 कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह से कि 8 कार्बन्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कितने कार्बन्स हैं, 8 कार्बन एटम्स। इसी तरह से हमारे फेस में 6 फेजेस होते हैं, तो 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेजेस। और टेट्राहेड्रल साइड्स पे दैट इज इनसाइड द क्यूब, वहां पर कितने एटम्स मौजूद हैं, कार्बन के 4। तो टोटल ये आपके पास कितने हो गए, दैट इज 18 कार्बन एटम्स। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स क्या हैं। आपकी एक्सरसाइज बुक का एक क्वेश्चन है कि डिफाइन कोवलेंट सॉलिड्स एंड डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, एग्जांपल देंगे, टाइप्स लिखेंगे और ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्दर एक और क्वेश्चन डिस्कस होता है कि डायमंड इज अ हार्ड एंड इट इज अ इंसुलेटर। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपने यही एक्सप्लेनेशन देनी है कि हार्ड किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन का ह्यूज नेटवर्क बना होता है। एंगल से आप इसकी कॉम्पैक्ट एंगल से आप इसकी डेफिनेट अरेंजमेंट बता सकते हैं कि 109.5 डिग्री पे ये अरेंज होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये मैक्रो स्ट्रक्चर जो है डायमंड को हार्डनेस प्रोवाइड करता है।
सेकेंड पार्ट ये था आपका कि डायमंड इनर्ट क्यों है या इंसुलेटर क्यों है। इंसुलेटर क्यों है, उसकी वजह ये है कि कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर में आपने देखा कि एक कार्बन एटम जो है वो 4 अपने बॉन्ड्स बना रहा है। इट्स मीन कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है फॉर द कंडक्शन। इस वजह से डायमंड जो है वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। अगर आपने रियल डायमंड को चेक करना हो तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको हीट करें। अगर तो क्रिस्टल जो है वो गर्म हो गया, इट्स मीन दैट इज नॉट अ डायमंड। और अगर वो सही डायमंड है, ट्रू डायमंड है, तो वो कभी भी हीट अप नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट कोवलेंट सॉलिड्स। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।